एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का, जो क्लास 6 से लेकर 8 तक यानी कि पेपर 2 है, जो हुआ था 8 दिसंबर 2019 में। तो इसकी सीडीपी से स्टार्ट करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? मानव के विकास में जो आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो भूमिका है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है, आपको बताना है। ऑप्शन 1, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, या फिर मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करती है। ऐसी बात नहीं है, दोनों ही प्रभावित करते हैं। और सिर्फ परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, ऐसा नहीं है। उसके आनुवंशिक और पर्यावरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी वाले पे आते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। जो व्यक्तिगत, जैसे किसी में पर्सनली किसी में कोई डिफरेंस है, विभिन्नताएं हैं, तो उसका एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ऐसी बात नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव के विकास को प्रभावित करती हैं। मतलब इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का इक्वली एक दूसरे से मिलजुल कर दोनों का प्रॉपर रोल है, ठीक है, हमारे विकास को प्रभावित करने के लिए। आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक प्रगतिशील कक्षा में, मतलब एक एक्टिव क्लास में, विद्यार्थी द्वारा निष्क्रिय तो होना ही नहीं चाहिए। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाए, मतलब बिल्कुल सेम रट्टाफिकेशन, वो भी नहीं होना है। शिक्षार्थी के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण, वही वाली बात हो गई, याद, वो भी नहीं है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, उसको खुद से कॉन्टैक्ट बनाए जाते हैं, खुद से उसको समझा जाता है, खुद से सॉल्व किया जाता है। उसकी संरचना, ज्ञान की संरचना खुद से बनाई जाती है विद्यार्थियों के द्वारा। तो वो क्लास है प्रगतिशील यानी कि एक्टिव क्लास। आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है, उसमें क्या शामिल है? केवल संक्रियात्मक नहीं, केवल नहीं है, ना तो संक्रियात्मक ना ही संक्रियात्मक नहीं, ये भी नहीं है। केवल संरचनात्मक, ये भी नहीं है। विविध, ऑप्शन सी होगा, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग, दोनों का ही प्रयोग करते हुए चलना है। आते क्वेश्चन नंबर 4 पर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का एक जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं, या उसे क्या कहा जा सकता है? तो देखो, आदतें हैं, कौशल हैं, मूल्य हैं, हमारे अभिप्रेरणा है, उनको विकसित कौन करता है? समाज। हम समाज में रहकर ही तो खुद को एक समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बना सकते हैं। तो वो समाज में रहेंगे तो समाज से सीखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? समाजीकरण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक जो समावेशी शिक्षा है उसमें टीचर को क्या करना चाहिए? अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। सिर्फ दया और सहानुभूति से काम नहीं चलेगा कि आप किसी पे दया कर रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, उससे कुछ नहीं काम चलेगा। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करो, मतलब उनको ऐसे बोलो ये अपाहिज बच्चा है, इसको अलग कैटेगरी में कर दो। वर्गीकृत करना भी गलत है समावेशी कक्षा के अकॉर्डिंग। सिर्फ केवल प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ही ध्यान देना है, ये भी गलत है भाई। केवल आएगा तो बिल्कुल ही नहीं समावेशी कक्षा में उसका यूज़ है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। मतलब हर एक बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, उसकी योग्यता है, उसकी शक्ति है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको सीखने की क्षमता है। किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है, लेकिन वो डिफरेंस है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग है। तो ये विश्वास हमें मानना चाहिए कि हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, विभिन्नताओं के हिसाब से हमें बच्चे को स्वीकार करना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली, पहले पढ़े हुए पाठ को समझना या याद करने में कठिनाई। ये बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो ये किस चीज़ का सूचक है? ये सूचक है ऑप्शन बी, अधिगम अशक्ता वाले बच्चे का, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? मतलब अलग अलग स्रोतों से ये बताया जा रहा है कि उसके सामाजिक वर्ग में जो शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन हो रहा है, तो इस रूढ़िवादिता को कम करने के लिए का कौन सा प्रभाव कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? उसके कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता। देखो, प्रतियोगिता आयोजित करानी तो कंपटीशन हो गया एक तरीके का। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देना, ये भी गलत है। इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा कर देना। देखो, हम एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं, शिक्षित हैं, तो जो चीज़ गलत हो रही है उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए कि उसको कैसे न कैसे करके सॉल्व किया जाए। तो ऑप्शन सी है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। बताना चाहिए कि हर एक संस्कृति के हिसाब से जो हर तरीके के रोल मॉडल हुए थे, हर तरीके के लोग हुए थे, उसको उदाहरणों और कहानियों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है।
आते क्वेश्चन नंबर 8 पर, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, या विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौती का सामना करने का हतोत्साहित करके, या अपसारी चिंतन पर बल देकर, या अनेक परिक्षेप्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो देखो ना, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित नहीं करना है, विद्यार्थियों को जोखिम लेने के लिए मना नहीं करना है, अपसारी चिंतन पर बल दे सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन है बी वाला कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 9 पर, कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम, ठीक है, पॉजिटिव। बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि अपनाना, या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने के हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। तो ये कोई बात नहीं है कि हम पुरस्कार दे दो, व्याख्यान विधि को अपना लो, ठीक है, या बच्चों को बस मतलब उनके परीक्षणों को ही संख्या बढ़ाते रहो, नहीं। सही ऑप्शन क्या है? विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रभावशाली समस्या समाधान की सबसे प्रभावशाली रणनीति का उदाहरण बताना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, साधन साध्य विश्लेषण, जिसमें समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, ठीक है। आधे क्वेश्चन नंबर 11 पर, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? एक शिक्षक को समावेशी कक्षा में जो विशेष योग्यता वाले वर्ग के अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को, मतलब विशेष सिर्फ किस पे ध्यान दिया जा रहा है? समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वालों पे। तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए, ठीक है। समावेशी कक्षा का मतलब होता है सभी के हिसाब से। तो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के जो भी पक्ष हैं, उनकी कमजोरी हैं, उनका विश्लेषण करना है और उसी के हिसाब से उनको उद्देश्य विकसित करना है, उनका विशिष्ट अधिगम देकर। आधे क्वेश्चन नंबर 12 पर, शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकती है? जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे तो शिक्षक को कैसा बर्ताव कर सकती है? पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना? नहीं। उन्हें गृह कार्य देना? नहीं। बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देना? ये भी गलत है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि, मतलब उनकी रुचि नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण जानने की कोशिश करना। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 13 पर, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम के हिसाब से कौन सी चीज़ ज्ञान की संरचना के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो वो है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, न दंड, न अनुबंधन, न याद करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 14 पर, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पुष्टि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? हर एक घटना के हिसाब से बच्चे खुद की अपनी एक अवधारणा बनाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? टीचर को बच्चों के इन विचारों को खारिज नहीं करना, अनदेखा भी नहीं करना है, और बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना भी नहीं है। क्या करना है कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी है। मतलब जो अवधारणाएं उनकी गलत बन गई हैं उनके सोचने के हिसाब से, उनको पता कर उनसे बातचीत करके उसको सही करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 15 पर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? देखो, शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छी शिक्षण प्रणाली नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। प्रयोग एवं पर्यवेक्ष, संवाद एवं परिचर्चा, और बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखो, ये प्रभावशाली है कि प्रयोग कराओ, संवाद कराओ, परिचर्चा कराओ, बच्चों को प्रोत्साहित करो कि वो खुद से किसी चीज़ को लेकर अपना अनुमान लगाएं। क्या नहीं करना चाहिए? दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित, पर ये नहीं कि रटते रहो उस पर ध्यान नहीं देना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक CDP के 2019 में जो आए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 16 से लेकर 30 तक। थैंक यू।